और भाई माननीय प्रताप सिंह जी शेखावत। स्वागत की इस कड़ी के बाद समय की बाध्यता को देखते हुए स्वागत की इस कड़ी यहीं समाप्त करता हूं। आगे के कार्यक्रम के लिए भाई महेंद्र जी मेघवाल। भारत माता की वंदे वंदे। स्वागत के इस कार्यक्रम के बाद जैसा कि सभी को विदित है कि भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिला के तत्वाधान में ये मोदी 20 का जो ये कार्यक्रम है, प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, इसके निमित्त एक आयोजन समिति का गठन किया था। उस आयोजन समिति के माननीय संयोजक हमारे JIA के अध्यक्ष आदरणीय NK जैन साहब, उनसे निवेदन रहेगा कि स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय हम सबका मार्गदर्शन करें। समय की बाध्यता को देखते हुए सम्मानित मंच, सदन में उपस्थित गरिमामय प्रबुद्धजन, प्रेस बंधुओं, किसान भाइयों, मातृशक्ति, मैं तहे दिल से मेरी तरफ से और जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से कुछ न कुछ संबंध हो सकता है, मैंने भी पहले यही सोचा होगा। और अगर देखा जाए तो क्रिकेट की हिस्ट्री और भारत की जो हिस्ट्री है उसमें कोई ज्यादा विभिन्नता नहीं है। 5 दिन का टेस्ट मैच, 1 दिन का रेस्ट, पंचवर्षीय योजनाएं और रेस्ट ही रेस्ट। टेस्ट मैच में हमें सिर्फ डिफेंस करना सिखाया जाता था और जो पहले गवर्नमेंट्स थी उसके अंदर भी जो है वो सिर्फ डिफेंसिव ही होते थे। अगर बाउंसर किसी ने फेंक दिया, अगर कहीं हमारे यहाँ किसी आतंकवादी ने कोई घटना कर दी तो हम ये कह देते कि हम उसकी भर्त्सना करते हैं, वो कायरता की जो भर्त्सना करते हैं, और ये बात आई गई हो जाती थी। समय बदल गया है, अब 2020 का जमाना है, रिजल्ट का जमाना है। एक एक रन, एक एक क्रिकेट के लिए तैयार होता है। और आज कोई बाउंसर फेंक दे तो उसका तुरंत जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया जाता है, किसी की मजाल नहीं है। पहले हम पिच तैयार करते थे सर कि 3 दिन के अंदर वो पिच टूटनी शुरू हो जाए, हमारे स्पिनर्स हों, फास्ट बॉलर्स नहीं आ सके। आज और वही हमारी शैली है। जितनी सारी योजनाएं जो अभी आपको बताई है, जन धर्मेंद्र, कोई गिनती नहीं है, असीमित है। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी और आगे भी आप इसको जो है मेरे ख्याल से इसी रफ्तार से आप देखे जाएंगे। डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आज भी कोविड वैक्सीनेशन जो है, कोविड, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, लेकिन किस तरह से क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, ये माननीय मोदी जी से, उनकी टीम से कोई सीखा जा सकता है। कोविड के अंदर हमारे पास में कोई वर्ल्ड की बेस्ट से बेस्ट कंट्रीज के अंदर जितनी मौतें हुई हैं वो कोविड के कारण से हमारे देश के अंदर जनसंख्या अनुपात में कुछ भी बहुत हुई है, डेफिनेटली हुई है, लेकिन उनके अनुपात में कुछ भी नहीं, जबकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे। लेकिन उस क्राइसिस को उन्होंने मैनेजमेंट में अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। और यहां मैं इस सदन को थोड़ा सा एक लेना चाहूंगा कि इस जोधपुर से, आपके शहर से, कोविड वैक्सीनेशन के लिए 200 करोड़ के टीके में 30% शेयर यहां की जोधपुर की कंपनी, हमारी कंपनी का है, और हम इसमें गौरव महसूस करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोविड के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया गया। एक व्यक्ति की भी भूख से मौत नहीं हुई। इससे बड़ा कोई जो है चमत्कार नहीं हो सकता, जबकि शेष में सकती है। He has ability of vision and determination to challenge orthodox and traditional diplomacy of politics. ऑर्थोडॉक्स तरीके हैं उनके, चैलेंजिंग है। मतलब दूसरे हिंदी में अंदर इसको अनुवाद करूं तो मधुमेह, नोटबंदी में 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा दे करके एक व्यक्ति 4थी मंजिल से कूद गया। वो था खनानी, जावेद खनानी, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्मगलर, सबसे बड़ा करेंसी, फेक करेंसी का था।
इससे ज्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है इस देश के लिए कि हमारे पास जो फेक करेंसी का जो जत्थे से जत्था आता था उन्होंने रोका। जीएसटी की, सर्जिकल स्ट्राइक की, ट्रिपल तलाक किया, आर्टिकल 370 और अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो उनकी इस फ्रिक्शन प्रतिभा को उल्लेखित करते हैं। चूंकि मैं समय कम है इसलिए मैं इतनी सी बात और एक कहूंगा कि एक और उनकी एबिलिटी है। वो एबिलिटी है, हम कहते हैं हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द केपेबल पर्सन, बट इट इज मोर डिफिकल्टी इज टू हैव कैपेबिलिटी टू फाइंड द केपेबल पर्सन। सो उन्होंने जिन जनों को चुना है उनकी टीम के अंदर, वो अद्वितीय हैं। उनका कोई मायने, कोई साइने नहीं रखता। जो यहां मंच में विराजमान है या इनके जो भी मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी जन हैं, एक एक को चुन के कहां से लेके आते हैं, कहां से जाते हैं, किसी को सरप्राइज होता है। लेकिन वो जब डिलीवर करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तो हमें लगता है कि हम एक आश्वस्त होते हैं कि हम एक सुदृढ़ भारत के अंदर, सुदृढ़ प्रधानमंत्री के, सुदृढ़ लीडर के हाथों में हैं और हम रात को आराम से अपनी चैन निद्रा सो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आज इससे बड़ा क्या हो सकता है। जो दुश्मन के दुश्मन दोस्त हैं, दुश्मन कट्टर दुश्मन है, वो भी हमारे जो दोस्त हैं। मैंने इस किताब को पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि एक और बहुत सबसे बड़ी खास बात जो मैंने देखी है उनके अंदर, पर्सनल, नेशन फर्स्ट एंड नेशन के सिटीजन फर्स्ट। चाहे यूक्रेन हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जैन हो। कोई मजाल के अभिनंदन जैन को 2 दिन के अंदर एक दुश्मन देश ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी, तो अगर उनको वापस से उसी सम्मान के साथ उनको रिहा किया, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। पूरे देश का सीना जो है 56 इंच का हो गया। यही हमें याद है कि कोई समय पहले हमने हमारे जो है नेताओं के बदले कुछ टेररिस्ट को देखा था, हमने अपने घुटने टेके थे। आज वो देश बदल चुका है। हम एक समर्थ और शक्तिशाली देश के अंदर हम बड़े आराम से चैन की नींद सोने वाले हैं। और ये सब एक दिन के नहीं हुआ, उनकी 37 साल की मेहनत भी है। ये 2020 तो है, बट इट इज 20 years of governance is not in Gujarat, and बट उससे पहले की 37 साल की जो कठोर मेहनत है उसका नतीजा है। और इसी समय सबको सीख लेनी चाहिए कि हम भी इसी तरह से आगे बढ़ें। और इसके फल आज जो मिल रहे हैं वो तो शुरू हुए हैं, इसके फल मिलेंगे 10 साल 20 साल बाद। और जैसा देवनानी जी साहब ने कहा कि इस 20 का मतलब है मोदी, 20 का मतलब है अगले 20 साल तक मोदी युग तो रहेगा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एन.के. जैन साहब। जैसा कि आपने पूरे जो एक सशक्त कार्यकाल और क्या क्या हो सका इस युग में और क्या भविष्य में होने वाला उस पर आपने प्रकाश डाला। मेरा निवेदन रहेगा हमारे जोधपुर के लाडले सांसद और भारत सरकार में एक बहुआयामी जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है हर घर जल पहुंचे, उसी को लेकर उस पूरे ध्येय निष्ठा के साथ इस राष्ट्र प्रेम की सेवा में जुटे हुए हमारे लाडले सांसद, जोरदार तालियों के साथ भाई साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। हम सबका मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत। ठीक था, आयो हूँ देख लो। और मार्गदर्शन करने काम आज तोमर साहब रो है। इतिहास जब देश में बन रहा है, मोदी एट द रेट ऑफ 20 जो पुस्तक लिखी गई है उसी के अनुक्रम में जो देश भर में 700 से ज्यादा जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, उस कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज जोधपुर की उस पूरी मणिमाला की स्फटिक मणि के रूप में आयोजित आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सब सौभाग्यशाली हैं। और मैं आप सब से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि हम जोरदार ताली के साथ में उनका स्वागत करें। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, जिन्होंने देश में विभिन्न मंत्रालयों का मार्गदर्शन पिछले 8 साल में किया है और उनके अनुभव के आधार पर, उनके परिश्रम के आधार पर निश्चित ही देश को जिस किसी भी क्षेत्र में उन्होंने काम किया, चाहे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में, अर्बन मिनिस्टर महुआ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट के क्षेत्र में, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री, इन सारे मंत्रालयों में जिस तरह से उन्होंने अब तक काम किया है और जहां कहीं भी काम किया उस क्षेत्र को एक नई ऊंचाई प्रदान की, आज हम सब के बीच में उपस्थित हैं। निश्चित ही हम सबको आज उनके
अनुभव के आधार पर जो समीक्षा इस पुस्तक और मोदी जी के 20 साल के कालखंड की वो अपने श्रीमुख से करेंगे। हम सबको एक नई दिशा आज हम सबके सोच को एक नई दिशा जो है आज मिलने वाली है। मैं माननीय तोमर साहब का आज इस कार्यक्रम में पधारने के लिए जोधपुर का प्रतिनिधि होने के नाते हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मंत्रिमंडल में साथी, अपने ही पड़ोस के लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर के सांसद भाई कैलाश चौधरी जी का भी मैं इस सभागार में स्वागत करता हूं। मंच के पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के ध्वज से चुने हुए सारे जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववादी कार्यकर्तागण, इस सभागार में उपस्थित जोधपुर के सभी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग प्रतिष्ठा और पहचान रखने वाले सभी प्रबुद्धजन, सभी सम्मानित महानुभावों, मातृशक्ति, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबका इस कार्यक्रम में मैं हृदय की गहराई से स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, विषय पर विस्तार से बात आदरणीय तोमर साहब करेंगे, मैं तो एक छोटी सी भूमिका आप सबके सामने रखना चाहता हूं। कल्पना करिए एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी दफ्तर में सामान्यतः छोटे से छोटे पद पर भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह की सरकारी तंत्र है, उस तंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाते एक पंचायत के ऑफिस में भी बैठने का अनुभव न प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति को देश के एक बड़े सूबे का मुख्यमंत्री का दायित्व यकायक दे दिया जाए, और वो भी उस परिस्थिति में दे दिया जाए जब वो प्रदेश, वो सूबा एक भयानक भूकंप के दौर से गुजरा हो और उससे उसी समय बाहर निकला हो। एक बड़ी चुनौती जब उस प्रदेश में सामने खड़ी हो, तब एक प्रशासनिक अनुभव का कोई भी साक्षात परिचय न रखने वाले व्यक्ति को सूबे का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तब उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसकी कल्पना निश्चित रूप से हम में से कोई भी शायद नहीं कर सकता। और उस परिस्थिति के समय में पदभार ग्रहण करके आज 20 साल से भी ज्यादा कालखंड बीत जाने तक बिना एक भी दिन विश्राम लिए हुए, बिना एक भी दिन अवकाश लिए हुए निरंतर राष्ट्र निर्माण की साधना में रत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में यदि बात करना हो, मुझे लगता है कि 20 लेखकों ने लिखा है और मुझे थोड़ा सा समय मिला है। शायद जितना भी समय दिया जाए वो समय उसके लिए न्यून होगा, अल्प होगा, कम होगा। उसको उस समय में उसको उनके व्यक्तित्व को बांधा नहीं जा सकता। अपने परिश्रम के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर जिस तरह से उन्होंने इस राष्ट्र साधना में अपने आप को लीन किया, अपने आप को नियोजित किया, इस 20 साल की यात्रा पूरी होने के बाद में देश में अनेक लोग राजनीति के क्षेत्र में एक ध्रुव तारे की तरह चमकने वाले आदरणीय अमित शाह जी, जिन्हें 37 साल तक लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के संगठन में और सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार में देश के गृह मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। आदरणीय अमित शाह जी से लेकर के देश में ऐसे अनेक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले, गवर्नेंस के क्षेत्र में काम करने वाले, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले, इतिहासकार, साहित्यकार, ऐसे 20 लोगों ने मिलकर के एक पुस्तक का सृजन किया जिसे नाम दिया गया मोदी एट द रेट ऑफ 20, माननीय मोदी जी के 20 साल। और उसकी जो पुस्तक का शीर्षक था, यदि मैं उसे पूरा पढ़ूं, मोदी एट द रेट ऑफ 20, ड्रीम्स मीट रियलिटी। हमारा देश अनेक अनेक बलिदानों के बाद में स्वतंत्र हुआ, और जिस अपेक्षा के साथ में देश के स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने अपने आप को खपा दिया, अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उन्होंने जो सपने इस हिंदुस्तान के लेके देखे थे
उन सपनों को अपने 20 साल के इस कालखंड में किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन सपनों को सच किया। एस्पायरिंग इंडिया, जो भारत भविष्य के सपने देख रहा था, जो भारत दुनिया का सबसे युवा देश होने के नाते जो सपने देख रहा था, उन सपनों को अपनी सहज बुद्धि और अपने पुरुषार्थ और परिश्रम के आधार पर किस तरह से साकार करके दिखाया, उन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करके भारत को पूरे विश्व के सामने संभावनाओं के एक नए द्वार के रूप में उपस्थित किया। इस पुस्तक में विभिन्न लेखकों ने इसकी विवेचना की है। सामान्य छोटी छोटी चीज, जब देश के प्रधानमंत्री के नाते गुजरात के लगातार 12 साल के अपने अनुभव और एक गुजरात का सफल मॉडल, चाहे वो औद्योगिक क्रांति का गुजरात का मॉडल हो, चाहे गुजरात में रोजगार उत्पन्न करने का नया परिदृश्य जो उन्होंने उपस्थित किया हो, चाहे गुजरात में कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से अभूतपूर्व प्रगति उस 20-12 साल के कालखंड में हुई है, चाहे गुजरात में सिंचाई का रकबा जिस तरह से बढ़ा, चाहे गुजरात में जिस तरह से एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को प्रमुखता मिली, इंडस्ट्रीज का जिस तरह से गुजरात में निवेश हुआ, देश में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिस तरह से हुआ, और तमाम चुनौतियों और कालिक पोतने के प्रयासों के बावजूद भी लगातार निरंतर परिश्रम करते हुए सोने को तपा करके जिस तरह से कुंदन बनाया जाता है, उस कुंदन के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में देश ने आशीर्वाद देकर के उन्हें देश के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित किया था। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के पहले जो देश के सामने उन्होंने अपना स्पष्ट मंतव्य व्यक्त किया था, उन्होंने कहा कि जब देश की नई सरकार चुनती है, कोई यह कल्पना करता है कि यह सरकार किसानों की हितैषी होगी, कोई ये शायद कल्पना करता होगा कि एक सरकार जो है वो उद्योगपतियों के साथ में खड़ी होगी, कोई मजदूर के साथ में खड़ी होगी, ऐसी कल्पना करता होगा, कोई ये कल्पना करता होगा कि यह सरकार व्यवसायियों व्यापारियों के हितों के लिए काम करेगी, कोई ये कल्पना करता होगा कि यह सरकार जो है युवाओं के लिए काम करेगी, कोई ये सरकार कल्पना करता होगा कि मेरी सरकार या आने वाली सरकार की जो है वो प्राथमिकता महिलाओं के लिए काम करना होगी, कोई व्यवसाय की बात करता होगा, कोई रोजगार की बात करता होगा। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार जो है देश के गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, इन सब के लिए काम करेगी और इनके जीवन में परिवर्तन ला करके राष्ट्र निर्माण के संकल्प के लिए काम करेगी। और पिछले 8 साल की इस यात्रा में आप सब प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप सब दृष्टा हैं, आप सब ने साक्षात रूप से देखा है, क्योंकि यहां ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका केवल देश में ही नहीं दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से निरंतर उनका संपर्क बना रहता होगा। और आप सब लोगों ने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि भारत की तरफ देखने की दृष्टि पूरे विश्व की पिछले 8 साल में बदली है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारा नेतृत्व न केवल देश का दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व ऐसा माना जाता है, अपितु दुनिया का सबसे ज्यादा अधिकारिता रखने वाला नेतृत्व ऐसा भी आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। चाहे रक्षा क्षेत्र में जिस तरह का सामर्थ्य हमने प्राप्त किया होगा, तकनीकी के क्षेत्र में जिस तरह से हमने तकनीकी का इंडिजिनाइजेशन किया होगा, लोकलाइजेशन किया होगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत के हितों से समझौता न करते हुए पूरे विश्व के साथ में अपने ज्ञान और विज्ञान को साझा करने का काम हमने किया होगा, आज निश्चित रूप से भारत की छवि दुनिया के सशक्त देशों के रूप में बन करके उभरी है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे समय में जब देश एक ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजर रहा है, तब पूरे देश को एक साथ खड़ा करके एक जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए एक नए भारत बनाने की संकल्पना के साथ में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाले देश में उस पीढ़ी में हम सब लोगों को रहने का, जन्म लेने का, काम करने का अवसर मिला है। मैं आप सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इस पर आदरणीय तोमर साहब का मार्गदर्शन, आदरणीय तोमर साहब की दृष्टि से हम सब लोग लाभान्वित होंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय तोमर साहब का अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, आप सब भी बहुत लंबी देर से यहां बैठे हैं ये जानते हुए, क्योंकि कार्यक्रम जो है साहब का जो काजरी में कार्यक्रम था वो थोड़ा विलंब से हुआ,
आप सब लोग 4:30-5 बजे से बैठे हैं, लगभग 2-2.5 घंटे का समय हुआ है। आप सब लोगों के धैर्य धीरज की भी, अभिज्ञा की भी प्रशंसा और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम सब लोग जुटे, बहुत जोरदार ताली के साथ में आदरणीय तोमर साहब का स्वागत करें। और एक विषय में अपनी बात समाप्त करने से पहले रखना चाहता हूं। मैं जब इस विषय पर आदरणीय तोमर साहब जब मैं बात कर रहा था, जब मैंने झुंझुनू में बात की थी, तब मैंने कहा था कि जिस तरह से धार्मिक क्षेत्र में या जीवन दृष्टि के क्षेत्र में जिस तरह से गीता को दुनिया ने माना है, सर्व स्वीकार्य ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है, यदि जब कभी भी भारत की राजनीति और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की चर्चा होगी तो ये मोदी एट द डेट ऑफ 20 पुस्तक जो है ये गीता के बराबर महत्ता के साथ में उद्धृत की जाएगी। जब मैंने ये कहा था, मेरे कुछ कांग्रेसी मित्रों को शायद उसके कारण से पेट में दर्द हो गया, क्योंकि उनके ज्ञान की सीमितता को मैं समझता हूं। उन्होंने कहा कि गीता की तुलना करके मैंने धर्म के साथ में अपमान किया है। वो शायद साहित्य की भाषा नहीं पढ़े, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। पूरी दुनिया में यह कहा जाता है, जब फुटबॉल की बात आती है तो पूरी दुनिया में यह कहा जाता है कि मक्का ऑफ फुटबॉल कहां है, कि बार्सिलोना में। जब मक्का ऑफ क्रिकेट की बात आती है तो ईडन गार्डन में होती है, तब मक्का से तुलना नहीं कर रहे होते। जो धार्मिक मान्यता का केंद्र मक्का है, उसी तरह से जिसकी फुटबॉल में आस्था है उसके लिए मक्का, फुटबॉल वाले के लिए मक्का जो है उसका मक्का, और मदीना जो है फुटबॉल खेलने वाले के लिए वो बार्सिलोना का मैदान है, क्रिकेट खेलने वाले के लिए शायद ईडन गार्डन्स का मैदान होगा। जो राजनीति पढ़ना चाहता है उसके लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र उतना हमारे डीबीटी के माध्यम से किसानों को जो लाभान्वित हो रहा है, ऐसे हमारे आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र जी भाई का जोरदार ताली के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान आप सबके बीच में ही आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, बासदेव देवनानी जी, हमारी महापौर विनीसा जी, आदरणीय जैन साहब और इस अवसर पर उपस्थित
जोधपुर क्षेत्र के हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना की और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके दर्शन का लाभ मेरे जीवन में मुझे भी मिल सके, इसलिए उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इसके लिए मैं हृदय से अध्यक्ष जी का और गजेंद्र सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं। विषय मोदी जी से संबंधित है। अब हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, सफल प्रचारक रहे, संगठन में पदाधिकारी के रूप में भी उन्होंने देश भर में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है, योग्य कार्यकर्ताओं का निर्माण भी किया है और एक प्रचारक से लेकर भारतीय जनता पदाधिकारी के रूप में काम करते थे। तब भी पार्टी का कार्यक्रम, पार्टी का अभियान, पार्टी में उनका वक्तव्य, उसमें यह झलक प्रदर्शित होती थी। प्राकृतिक आपदा हुई, प्राकृतिक आपदा के दौर में मोदी जी सेवा का काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी को यह उपयुक्त लगा कि मोदी जी को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो शायद स्थितियां संभालने में हमको अधिक मदद मिलेगी। पार्टी के निर्णय अनुसार माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। देश में सरकारों में मुख्यमंत्री तो बहुत बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। केंद्र में भी सरकारें आती और जाती रहती हैं, लेकिन हर एक मुख्यमंत्री का नाम लोगों को ध्यान नहीं रहता। अभी किसी नए लड़के से अगर पूछें आजादी के बाद राजस्थान के जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उनका नाम बताओ, तो आधे लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन गुजरात में बच्चे से भी पूछोगे तो उसको यह मालूम है कि नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। यही उनके व्यक्तित्व की, उनकी कार्य पद्धति की, उनकी देश के प्रति निष्ठा की, विचार के प्रति समर्पण की जो स्थिति है, उसके परिणाम स्वरूप यह छाप वो दूसरे लोगों पर छोड़। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय आप सब लोग इस बात को भलीभांति जानते हो, गुजरात में अहमदाबाद जैसे अनेक जिले थे जिन जिलों में साल में 6 महीने पहले हिंदू मुस्लिम दंगे के कारण कर्फ्यू लगा रहता था। हर 2-3 महीने में झगड़ा हुआ और कर्फ्यू लग गया, आधा साल कर्फ्यू में निकल जाता था। लेकिन आप थोड़ा सा
अपने आप को पीछे ले जाओ तो आपको ध्यान क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, गुजरात का गौरव बढ़ाने का क्षेत्र हो, गुजरात में निवेश कराने के लिए पॉलिसी, आमतौर पर गाय की सेवा की बात हमारे यहां बहुत की जाती है, लोग करते भी हैं, सरकारें अनेक प्रकार की योजनाएं बनाती भी है। लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी के मन की संवेदनशीलता को देखिए। गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तो जिन गौ माता को आंखों में मोतियाबिंद हो जाता था, उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराकर गौ माता ठीक से देख सके, इसके लिए गुजरात सरकार ने योजना बनाई। आमतौर पर जब कोई नेता आता है तो कार्यक्रम होता ही है, तो लोग इतना ही सोचते हैं कि कोई बड़ा नेता आया है तो कार्यक्रम हो रहा है। तो मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक गरीब कल्याण मेला ऐसा करके विकास खंड स्तर का एक सरकारी कार्यक्रम था। तो मैं एक बार वहां गया था, उस समय मोदी जी उस कार्यक्रम में थे। तो मैंने मोदी जी को उस समय पूछा कि यह कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, क्या सारे विकास खंडों में आपका जाना हो पाता है? तो उनके हित लाभ बांटने का जो ये कार्यक्रम होता है, यह सरकार का कार्यक्रम है और इसमें नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं, ऐसा एक मैसेज रहता है। तो उसके कारण गुजरात सरकार का हर कर्मचारी हितग्राही के घर के चक्कर लगा लगाकर उसका फॉर्म भरवाता है, उसका केस मंजूर करता है, और जब कार्यक्रम होता है तो उस दिन बिना लिए दिए सालों में गुजरात के विकास का मॉडल प्रधानमंत्री जी ने ब्रांड के रूप में विकसित कर दिया। नीति आयोग में भी चर्चा हो, गुजरात में सुशासन था, गुजरात में साधन भी थे, वातावरण भी था, सरकार भी ईमानदार थी। तो लोगों को लगता था भाई गुजरात में इन्वेस्टमेंट करो, यहां सरकार ठीक है। और गुजरात मॉडल की चर्चा देश में भी हुई और गुजरात मॉडल की चर्चा दुनिया में भी हुई। यह मोदी जी की कार्य पद्धति की सफलता है। हम कई बार जब विकास की बात करते हैं तो एक बड़ी सड़क बन जाना, एक कोई बड़ा भवन बन जाना, सामान्य तौर पर हम इसी को विकास के रूप में देखते हैं। लेकिन मोदी जी के देखने का नजरिया अलग है। मोदी जी बड़ी संरचना को भी विकास के रूप में देखते हैं, लेकिन मोदी जी की मान्यता है देश का गरीब से गरीब छोटा आदमी अगर उसके जीवन स्तर में बदलाव आता है, मेरी सरकार का कार्यक्रम, मेरी सरकार की योजना अगर किसी गरीब बहन के आंसू पोंछ सकती है तो वो सबसे बड़ा विकास है। और इसलिए जब तक वो गुजरात में थे
तो गुजरात के लिए उन्होंने काम किया। गुजरात मॉडल के आधार पर पूरे देश में चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नेता बनाया और जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। लोकसभा में पूरा बहुमत मिला था। ये तो से पहले 30 साल तक किसी भी सरकार को पूरा बहुमत नहीं था। अब भारत सरकार बन गई, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब स्वाभाविक रूप से आपने पहला लोकसभा में जाते और दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि अगर विकास का काम सरकारों को शुरू करना है तो समाज की अंतिम पंक्ति में अंतिम छोर पर जो खड़ा व्यक्ति है वहां से प्रारंभ करना चाहिए। यानी कि दीनदयाल जी गरीबों के जीवन में बदलाव लाना चाहते थे। इसलिए मोदी जी ने कहा मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी। अब आप देखो, कोई भी पार्टी हो वो बिना गरीब का नाम लिए पानी नहीं पीती है। इंदिरा गांधी भी कहती थी गरीबी हटाएंगे, राजीव गांधी भी यही बोलते थे, बाकी कोई प्रधानमंत्री बने ऐसे ही बोलता है। किसान की बात आएगी तो मौका लगेगा तो किसान का शोषण कर लेंगे। मंडी में अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका माल मारने के लिए डंडी मार देंगे, लेकिन भाषण देने की जरूरत पड़ेगी तो उसको अन्नदाता ही कहेंगे। लेकिन कहा जरूर जाता है, लेकिन वैसा किया नहीं जाता। नरेंद्र मोदी जी की यह विशेषता है, भारतीय जनता पार्टी के विचार की यह विशेषता है कि हमारी कथनी और करनी में एक रूपता है। अगर हम गरीब की बात करते हैं तो हम गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाना चाहते हैं। जब हम गैर बराबरी को समाप्त करने की बात करते हैं तो हम समानता स्थापित करना चाहते हैं। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास को चरम पर पहुंचाना चाहते हैं। जब हम देश को मजबूत करने की बात करते हैं तो हम अपने कृतित्व के माध्यम से भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। इस दिशा में हमारी यात्रा सिलसिलेवार एक के बाद एक चलती ही रहती है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 15 अगस्त का भाषण देखिए आप। किसी को समझ में नहीं आया कि जनधन खाते खुल जाएंगे तो क्या होगा। और जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की बात करी, महिलाओं का सम्मान संरक्षित हो इसके लिए हर घर में शौचालय बनाने की बात करी, तो लोग उस समय कह रहे थे प्रधानमंत्री को बड़ी बड़ी बात करना चाहिए। शौचालय बनाने की बात करना कोई प्रधानमंत्री के लेवल की बात है। मोदी जी की नजर जहां तक पहुंचती है, सामान्य नेताओं की नजर कोशिश करने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंचती। मुझे ध्यान है पहले गजेंद्र सिंह जी से पहले स्वच्छता मंत्रालय कुछ समय के लिए मेरे पास था। जब स्वच्छता अभियान चल रहा था और देश को ओडीएफ करने की कार्रवाई बहुत तेजी के साथ चल रही थी, तो उस समय WHO की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी और उन्होंने उसमें लिखा था, हिंदुस्तान का सर्वे करके, कि ये खुले में शौच जाने वाले जो हिंदुस्तान के लोग हैं,
इसके कारण बच्चों में डायरिया का रोग आता है और इस डायरिया के रोग से हर साल भारत में 7 लाख बच्चे मरते हैं। अब आप सोचो, शौचालय एक तो स्वच्छता से जुड़ा, शौचालय महिला सम्मान से जुड़ा और शौचालय स्वच्छ भारत अभियान हर साल देश के 7 लाख बच्चों को मृत्यु के गाल में समाने से बचाएगा। इससे बड़ी दूरदृष्टि और क्या हो सकती है। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, पूरी दुनिया में पूरे हिंदुस्तान की आज और मोदी जी के नेतृत्व की सराहना की जा रही है। जब जनधन खातों की बात हुई तो लोग बोले आदमी पे पैसा ही नहीं, खाता खोल के क्या करेगा। मोदी जी ने बैंक से भी बात की होगी, तो बैंक के लोग भी साल में 10, 20, 25 खाते खोलते हैं नए। अब यहां तो करोड़ों का मामला था, तो लोग बैंक वालों ने कहा कि भाई खाता खुलवाने के पैसे लगते हैं, जिस गरीब आदमी की आप बात कर रहे हो उस पर पैसा ही नहीं होगा तो खाता कहां से खोलेगा। तभी तो पीएम ने कहा ना कि 0 बैलेंस पर खाता खोल दो। आज आप मोदी जी की दृष्टि देखिए, 42 करोड़ लोगों के खाते खुले। जिस देश के 42 करोड़ लोग बैंकिंग के संपर्क में ही नहीं है, वो देश अगर विकसित भारत बनने के सपने देख रहा है तो ये कैसे संभव होगा। अरे पैसा कम होगा ज्यादा होगा अलग बात है, लेकिन मेरा बैंक में खाता है, यह गौरव तो मुझे होना ही चाहिए। 42 करोड़ लोगों के बैंक खाते नहीं थे और आप देखिए इस हिंदुस्तान के गरीब की ताकत। 42 करोड़ जनधन खातों में आज 1,46,000 करोड़ रुपया जमा है। ये 1,46,000 करोड़ रुपया बैंकिंग सेक्टर से दूर था, आज बैंक में जमा है तो ये 1,46,000 करोड़ रुपया देश की ताकत बनकर खड़ा हुआ है और यह देश के गरीब आदमी की ताकत है। फिर जनधन खाते का क्या लाभ हुआ। आज भैया हमारे कह रहे थे कि पीएम किसान के 6,000 रुपया हर एक के खाते में आ जाते हैं और 1 रुपया भी उसको इधर उधर खर्चा नहीं करना पड़ता। हर गरीब आदमी का खाता खुल गया है। अब नरेंद्र मोदी जी को ABCD किसी को भी 100 रुपया देना है तो किसी के भरोसे में नहीं है। अगर पीएम किसान योजना के माध्यम से 11.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 2,03,000 करोड़ रुपया अभी तक जमा करा दिया। एक कालखंड में प्रधानमंत्री होते थे, वो कहते थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं, गांव जाते जाते 15 ही पहुंचते हैं। आज हम और आप दावे के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी 6,000 रुपया भेजते हैं तो 6 के 6,000 रुपया उसके खाते में जमा होते हैं। 1 रुपए की दलाली करने की हैसियत आज देश में किसी आदमी की नहीं है। मुझे ध्यान है कोविड का समय था, सारे पहिए थम गए थे। जहां लोग मजदूरी करने गए थे वो भी भय में भाग खड़े हुए।
गांव में संख्या बढ़ गई थी। मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खाद्यान्न और दाल यह निःशुल्क वितरण करना प्रारंभ किया, लेकिन बाद में मोदी जी को लगा कि चावल भी है, गेहूं भी है, दाल भी है, लेकिन छौंक लगाने के लिए तेल नहीं होगा, डालने के लिए नमक नहीं होगा, मसाला नहीं होगा, तो गरीब के घर में खाना पकेगा कैसे। मैं उस समय ग्रामीण विकास मंत्री भी था, तो सोचा गया क्या करना चाहिए। तो विचार यह हुआ कि जनधन खातों में जितनी महिलाओं की संख्या है, हर महिला को 1,500 हजार रुपया उसके खाते में डाल दो। अब जनधन खाते वाली महिला तो गरीब ही है, अब उसको अगर 1,500 रुपया मिल जाएगा 3 किस्तों में, तो घर का अपना तेल नमक का काम चल जाएगा। और जनधन खातों में महिलाओं की संख्या मालूम है कितनी है? 42 करोड़ में से 20 करोड़ 65 लाख गरीब बहनों के खाते हैं। मुझे ध्यान है उस समय जो संख्या थी 30,200 करोड़ रुपया उनके खाते में डालने का काम किया था। यह मोदी जी की दृष्टि है। यह व्यवस्था में पारदर्शिता भी पैदा करती है। यह गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने में मदद करती है। यह दृष्टि जब भ्रष्टाचार का खात्मा होता है तो देश को मजबूती भी प्रदान करती है। और यही दृष्टि, यही पद्धति, यही सुशासन गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाएगा। और जब गरीब की ताकत बढ़ेगी तो जोधपुर की भी ताकत बढ़ेगी, राजस्थान की भी ताकत बढ़ेगी और भारत की भी ताकत बढ़ेगी। बिना गरीब की ताकत बढ़े हम बढ़ जाएं, यह संभव नहीं है। दूसरा, आज आप देखते होंगे गरीब कल्याण की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से 50 योजनाएं जिन पर मैं ऐसे घंटों तक बात कर सकता हूं, लेकिन मैं 2 ही के बारे में आपको बात करी। अब आप देखो सारी दुनिया में, अभी भी आपने देखा होगा एक सर्वे हुआ, 75% लोगों ने मोदी को पसंद किया, बाकी बाइडेन सब पीछे। क्यों हो रहा है ये अच्छा कुर्ता पजामा पहनने से नहीं होता। देश के हर घर में शौचालय बन गया है, इससे हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में बढ़ी है। देश के हर गरीब के घर में बिजली पहुंच गई है, इससे हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा दुनिया के लोगों को हुआ है। जब कोविड का संकट था तो दुनिया के बड़े बड़े देश इधर और उधर देख रहे थे। मोदी जी के विजन ने पहले हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाई और अपने देश में 200 करोड़ डोज लगा दिए। इसको देखकर दुनिया मोदी की रैंकिंग के बारे में विचार करती है और वोट करती है। जब मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी प्रधानमंत्री तो वही थे, और जो प्रधानमंत्री रहेगा उसको विदेश जाना ही पड़ता है, दूसरे देश के नेताओं से बात करनी ही पड़ती है, कुछ राजनीतिक संगठन रहते हैं उनकी बैठकें होती है उसमें जाना ही पड़ता है। लेकिन आज और उस समय के बारे में विचार करके देखो, जब मनमोहन सिंह जी विदेश जाते थे तो न देश में हलचल होती थी, दुनिया में हलचल का तो प्रश्न ही नहीं है।
लेकिन आज अगर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो पूरी दुनिया आंख टीवी पे और कान रेडियो पर लगाकर सुनती है कि हिंदुस्तान का शेर अमेरिका में गया है, यह क्या बोलने वाला है। आज दुनिया का कोई भी राजनीतिक मंच ऐसा नहीं है जो अपना एजेंडा बनाते समय हिंदुस्तान को नजरअंदाज कर सके। मोदी जी ने देश की ताकत को, देश की विशेषता को, देश की विरासत को, देश के संसाधनों को इस प्रकार से दुनिया के राजनीतिक मंच पर रखा है कि दुनिया आज हिंदुस्तान की साख मानने के लिए विवश हुई है। और इसलिए आप सब देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि दुनिया के सब देश हमको देखकर खुशी होते हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, यह आत्मनिर्भर हो जाएगा तो कई लोगों के लिए संकट भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हर देश कोई अच्छी नजर से ही नहीं देखता है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम न तो आंख झुकाकर बात करेंगे, न हम आंख उठाकर बात करेंगे, हम तो आंख में आंख डालकर बात करेंगे, तो उसका परिणाम यह हुआ कि आज दुनिया का कोई व्यक्ति हमारे बारे में अच्छा सोचे न सोचे, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से वक्तव्य देता है तो वह कहने के लिए विवश होता है हमारी कार्य पद्धति, सुशासन और नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण के आधार पर कि आने वाले कल में दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली कोई अर्थव्यवस्था है तो उस अर्थव्यवस्था का नाम हिंदुस्तान है, भारत है। हमारी देश में भी ताकत बढ़ रही है, हमारी दुनिया में भी ताकत बढ़ रही है, और मैं समझता हूं हिंदुस्तान में यह परिवर्तन का समय है और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी 75 के दर्शन अपनी आंखों से कर रहे हैं। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजादी 100 को भी देखेंगे, लेकिन जो आजादी 75 के साक्षी हैं उन सब की यह जिम्मेवारी है हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को और मजबूत करें, और जब आजादी 100 की हो जाए तब हिंदुस्तान की जो पीढ़ी मौजूद हो वह पीढ़ी नए भारत का स्वागत करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ समाप्त होगा। मेरा सभी से निवेदन अपने अपने स्थान पर बैठे। उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन भाई शिव सिंह जी राठौड़, भाई मेघराज जी लोहिया और शहर की प्रथम नागरिक वनिता जी सेठ से कि भाई साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। उसके बाद धन्यवाद होगा। राष्ट्रगान के बाद हम जा सकेंगे। कार्यक्रम की जो परंपरा है हम उसको नहीं छोड़े, है ना। राष्ट्रगान के प्रति समर्पित भाव से राष्ट्रगान होने के बाद ही हम अपना स्थान छोड़े। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय मेघराज जी लोहिया, राष्ट्रशिकों के पूर्व चेयरमैन है, भाई शिव सिंह जी राठौड़ राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, और बहन वनिता जी सेठ से कि वो मोमेंटो भेंट करेंगे। आज के मोदी आप सब लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रगान के लिए एक बार हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा।
शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।